जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी? तो भाई स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्न विद प्रियंका रोहिला में। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है तत्सम तद्भव का। ठीक भाई, वैसे मैं आपको बताऊं पूरा एक टॉपिक होता है शब्द विचार, उसके अंतर्गत ये आता है, लेकिन बच्चों को यही याद आता है तत्सम तद्भव, है ना। और मैं आपको बताऊं फॉरेस्ट गार्ड का जो पेपर होने वाला है जिसमें 40 नंबर की हिंदी आएगी, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। हरियाणा पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये सेम ही हिंदी है। और इसी तरीके से ग्राम सचिव हो गया जो पोस्टपोन हो रखा भाई, और स्टाफ नर्स हो गया वो पोस्टपोन हो रखा। उन दोनों एग्जाम के लिए यही रहेगा क्योंकि हिंदी यही आएगी, इससे अलग कोई हिंदी नहीं आएगी। तो तत्सम तद्भव का जो ये टॉपिक है ना, आपको मैं बताऊं, आप अपने क्वेश्चन का जो आपके पास 4 एग्जाम्पल आएंगे भाई इस तरह से कि कौन सा तत्सम है तद्भव, आपका ये क्वेश्चन 100% ठीक होगा। बच्चे तत्सम तद्भव को सिर्फ एक उदाहरण लेकर ही समझते हैं, लेकिन आपको इतनी सॉलिड, इतनी इजी, बहुत अच्छी पहचान आपको बताई जाएगी तत्सम की और तद्भव की, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि ये तत्सम है या ये तद्भव है। ठीक भाई, तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहने वाला है टॉपिक। और पहले हम इसको क्या कहते हैं टॉपिक को करेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। ठीक भाई, तो देखेंगे भाई हमें कितना टॉपिक जो है वो समझ में आया। तो मैं आपको सबसे पहले बात बताना चाहूंगी कि हम जो ये सोचते हैं ना कि तत्सम तद्भव जो है ये यही से टॉपिक स्टार्ट होता है, तत्सम तद्भव से टॉपिक स्टार्ट नहीं होता। टॉपिक किससे स्टार्ट होता है? टॉपिक का नाम होता है शब्द विचार। ये है टॉपिक का नाम, जिसके 2 भाग होते हैं, यानी कि हम शब्दों को बांट रहे हैं। जो शब्द हैं उनको हम बांट रहे हैं किस तरीके से? 2 तरीके से। एक शब्द जो विचार है वो बांटा जाता है भाई जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर। और एक जो शब्द विचार है यानी कि शब्दों को हम बांट रहे हैं रचना के आधार पर। इस प्रकार से मैं ये नहीं कह सकती कि टॉपिक तत्सम तद्भव होता है। टॉपिक ये होता है, अब जन्म के आधार पर जो शब्द होते हैं, पहले आ गए भाई तत्सम शब्द होते हैं, दूसरा आ गया भाई तद्भव शब्द होते हैं। तत्सम होते हैं, तद्भव होते हैं, याद करो आपने सुना भी होगा, देशज शब्द होते हैं। फिर उसके बाद भाई चौथे नंबर पे विदेशज शब्द आपने सुने होंगे, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल लेंगे भाई हम इसके। और फिर लास्ट में संकर, शंकर नहीं संकर, स से सड़क वाला। तो जन्म के आधार पर या किसी किसी किताबों में लिखा होता है उत्पत्ति के आधार पर, या कुछ किताबें लिख देती हैं इतिहास के आधार पर। तो इन सब के आधार पर जो शब्द हैं वो 5 तरह के होते हैं। और रचना के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। पहला है भाई रूढ़। रूढ़ रचना का मतलब क्या होता है? बनावट के आधार पर। रचना या बनावट एक ही बात है भाई। रूढ़, और ये ध्यान देना र पर मैंने कौन सी मात्रा लगा रखी है? बड़े ऊ की। ये र पर छोटे ऊ की मात्रा, और ये इस तरीके से लगाई गई र पर बड़े ऊ की मात्रा। अपने बहुत सी वीडियो में मैंने जानकारी दी है कि नहीं दी है भाई? जो बच्चा पिछली वीडियो देखता है उसको इस चीज के बारे में पता होगा। और मैं आपको बता दूं मैंने काफी सारी वीडियो बना रखी है, अलंकार पे बना रखी है, बहुत ही यूनिक तरीके से रस पर। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक भाई, प्लेलिस्ट में जाना सीख ले कैसे जाते हैं भाई, और वहां से आप देख सकते हैं। तो र पर ये छोटे ऊ की मात्रा, ये बड़े ऊ की मात्रा। जब साउंड छोटा लगेगा ना, फॉर एग्जाम्पल हमें लिखना है रुक, रुक, तो र पर छोटे ऊ की मात्रा। और अगर हमें बड़ा लिखना है, जैसे कि मैं कहूं रूप, रूप लंबा स्वर जा रहा है तो कौन से ऊ की मात्रा आएगी? बड़े ऊ की मात्रा। इसी प्रकार रूढ़ लंबा जा रहा है तो कौन से ऊ की मात्रा आएगी भाई? बड़े ऊ की मात्रा। स्पेलिंग चेक में रुपया बहुत बार आता है, रुपया इस तरीके से लिखते हैं र पर छोटे ऊ की मात्रा। ठीक भाई, ऐसे रुपया नहीं लिखते। और जो हमारे स्टूडेंट होते हैं वो तो र पर ऐसे मात्रा चला रहे होते हैं कि अगले समझ लेंगे कि भाई र पर छोटा ऊ है या बड़ा ऊ है ना भाई। रुपया बहुत बार आता है शुद्ध अशुद्ध में, तो ध्यान दे भाई इस बात का। फॉरेस्ट गार्ड वालों के लिए दबाव मैं ज्यादा रखूंगी क्योंकि आपके एग्जाम में 40 नंबर की हिंदी आ रही है। और मैं कहूंगी अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते ना, फ्री के हैं 40 नंबर, बिल्कुल 40 में से कम 40 आएंगे, कम से कम। अच्छा जी, तो भाई पहला हो गया रूढ़, दूसरा क्या हो जाएगा इसका? यौगिक, और तीसरा हो जाएगा योग रूढ़। तीसरा हो जाएगा भाई
योग रूढ़। तो इस तरीके से जो ये शब्द विचार ना हमने ये पेपर में इतने आने लग गए ज्यादा तत्सम तद्भव कि टॉपिक ही बन गया तत्सम तद्भव। लेकिन टॉपिक क्या होता है? शब्द विचार, यानी कि हम शब्दों पर विचार कर रहे हैं कि कौन सा शब्द कहाँ से आया है, कौन सा संस्कृत का है, कौन सा हिंदी का है, कौन सा हमारे देश का है जो हमारी बोलियों से बना हुआ है, कौन सा विदेश से हमने अडॉप्ट कर रखा है, कौन सा ऐसा है जो संकर है, जो दो भिन्न भिन्न भाषाओं से मिलकर बना हुआ है। बात समझ में आई भाई? हम क्या पढ़ रहे हैं? शब्द विचार। उसमें हम पढ़ेंगे ये तत्सम और ये तद्भव। तो आज हम इन दोनों को उठा लेते हैं, तत्सम तद्भव। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको ये बताऊंगी देशज विदेशज संकर और ये रचना के आधार पर। आगे बात समझ में? आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि शब्द विचार टॉपिक है, तत्सम तद्भव नहीं है भाई टॉपिक। ठीक भाई, तो अब चलते हैं हम तत्सम तद्भव पर, और बहुत ही सॉलिड ट्रिक पहचानने की, सभी पेपर में बड़े काम आने वाले, चाहे डीएसएसबी का पेपर क्यों ना हो जिसमें हिंदी आ रही है, तत्सम तद्भव का क्वेश्चन पक्का ही आता है। तो हम एक डिफरेंस करने के लिए लाइन लगा लेते हैं भाई तत्सम तद्भव की। ये लिख दिया भाई मैंने इधर तत्सम शब्द और ये लिख दिया भाई इधर तद्भव। अब हम इन दोनों में फर्क करेंगे। ठीक भाई, हमें पता होना चाहिए कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा तद्भव। हमसे यही एग्जाम में पूछा जाता है। अब मेरी बात सुनो भाई, हमने बचपन से ये तो सीखा ही है कि तत्सम कौन से, संस्कृत वाले, ये हम सीखते आ रहे हैं। तत्सम कौन से भाई? जो कि संस्कृत के शब्द हैं। ठीक भाई, और तद्भव कौन से? जो कि हिंदी के हैं। तो होता क्या है, किताबों में सिर्फ इसकी एक एक डेफिनेशन लिखी हुई है और खत्म तत्सम तद्भव का। जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कम से कम मैंने 8 या 9 किताबों में पढ़ा हुआ है। मैं ये नहीं कहूंगी कि किसी एक किताब में सारी जानकारी लिखी हुई है, नहीं लिखी हुई भाई। किसी में कुछ लिखा हुआ है, किसी में कुछ लिखा हुआ है। तो लगभग 8-9 किताबों का नींबू निचोड़ा आपको यहाँ मिलेगा भाई। ठीक भाई, 8-9 किताबों का। अब मेरी बात सुनो भाई, जो आपने पढ़ा है पहले मैं वो बता देती हूँ। हमने क्या पढ़ा है, इसका एक एग्जाम्पल दे दूं मैं। हमने पढ़ा है कि संस्कृत के वो शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों ले लिए, एज इट इज हम उनको हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं, वो कौन से होते हैं भाई? तत्सम शब्द जो हमने एज इट इज ले लिए। जैसे कि भाई दुग्ध है, एज इट इज ले लिया हमने। ग्राम है, एज इट इज ले लिया। ठीक है, ग्राम सभा जैसे हम बोलते हैं। इसी प्रकार भाई दधी है, एज इट इज ले लिया हमने। कर्ण है, एज इट इज ले लिया बिल्कुल, यानी कि जैसा इनको संस्कृत में प्रयोग किया जाता था हमने इनको ऐसा का ऐसा ही ले लिया। हस्त है, हस्तरेखाएं। तो यानी कि ये वो शब्द संस्कृत के हैं जो हम अपनी हिंदी में एकदम एज इट इज प्रयोग कर रहे हैं, ज्यों के त्यों प्रयोग कर रहे हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं भाई? तत्सम शब्द। ठीक भाई, इन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम। अब हुआ क्या, तद्भव क्या है? हमने क्या पढ़ा है, कुछ किताबें क्या कह रही है, तत्सम के वो शब्द जो हिंदी में आकर हिंदी में थोड़े बदलाव के साथ आए हैं। सिर्फ तत्सम के शब्द नहीं है, सिर्फ तत्सम यानी कि संस्कृत के शब्द नहीं है जो बदलाव करके हिंदी में आए हैं और तद्भव कहलाए हैं, वो नहीं है। संस्कृत के, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, ये सारी भाषाओं के शब्द, इन सभी भाषाओं के शब्द जब किसी परिवर्तन के साथ, कुछ बदलाव के साथ हिंदी में प्रयोग किए गए हैं, उनको हमने कहा है तद्भव। सिर्फ संस्कृत की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। जब चली थी ना भाषाएं, तो सबसे पहले आई थी संस्कृत भाषा, और वो भी कौन सी? वैदिक संस्कृत, जो वेदों में लिखी हुई है। फिर उसके बाद आई लौकिक संस्कृत। कौन सी आई थी भाई? इसके बाद लौकिक यानी कि जो लोगों ने प्रयोग करी। देखो, एक तो ऊंचे तबके के लोग होते हैं जो लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हमें हिंदी आती है तो हम अच्छे उसके अंदर वर्ड्स लेंगे। लेकिन जो नीचे तबके के लोग, जैसे मान लो सब्जी बेचने वाला है या और व्यापारी वगैरह हो गए, वो भी तो हिंदी का प्रयोग करेंगे, वो ऊंचे तबके की नहीं करेंगे। तो वो कैसे प्रयोग करेंगे? लौकिक हिंदी। तो इसी प्रकार से पहले आई वैदिक संस्कृत, फिर उसके बाद आई जो लोगों ने प्रयोग करी लौकिक संस्कृत, फिर आई पाली भाषा, ये थी बौद्ध धर्म की भाषा। जब दिखा भाई संस्कृत का तो बड़ा प्रचार हो रहा है, तो पाली भाषा का जो है वो भी प्रचार आरंभ हो गया। बौद्ध धर्म में बौद्ध लोगों ने अपनी पाली का प्रचार किया। उसके बाद आई प्राकृत भाषा, फिर किसका प्रचार शुरू होने लग गया भाई? प्राकृत का। और उसके बाद आई अपभ्रंश। अपभ्रंश जो है उसे कहते हैं हिंदी का बिगड़ा हुआ रूप। हिंदी का बिगड़ा हुआ रूप, ये HSSC में भी क्वेश्चन आया हुआ है। बिगड़ा हुआ रूप, बिल्कुल टॉप लेवल की हिंदी चल रही है, बिल्कुल टॉप लेवल की। अपभ्रंश क्या है? एक भाषा है। ठीक,
जो हिंदी से पहले प्रयोग होती थी, क्योंकि अपभ्रंश के बाद हिंदी आई थी। अपभ्रंश के बाद हिंदी आई है। हिंदी का लगभग 1000 ईस्वी से प्रयोग होना शुरू हुआ है। उससे पहले अपभ्रंश, उससे पीछे टाइम पे प्राकृत, फिर पाली, फिर संस्कृत चलती थी। तो इन भाषाओं के जो शब्द हैं वो कुछ परिवर्तन के साथ जब प्रयोग हुए हैं अपनी हिंदी में परिवर्तन के साथ, तो उनको हमने तद्भव कहा है। बात समझ में आई? जैसे कि ये जो दुग्ध है, ये जो दुग्ध है वो क्या कहलाने लगा भाई? दूध। परिवर्तन हुआ थोड़ा सा। ये जो ग्राम है ये क्या कहलाने लगा भाई? गांव। जो ये दधी है ये क्या कहलाने लगा? दही। और कर्ण है ये क्या कहलाने लगा भाई? कान। और हस्त क्या कहलाने लगा भाई? हाथ। इतनी चीजें समझाते हैं तत्सम तद्भव की हर किताबों में। इतनी से बात नहीं बन सकती है, इतनी से बस हमें समझ में आते हैं भाई क्या तत्सम है और क्या तद्भव है। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। आई है तो यस जो है मेरे को कमेंट में करें भाई। ठीक भाई, यस लिखें कि हाँ जी हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि जो आपके ये कमेंट हैं, जो आपके ये लाइक हैं, यही प्रोत्साहित करते हैं कि हाँ कोई सुनने वाला भी है। आपको पता है ना, जब हमें कोई तकलीफ हो जाती है तो मन कर रहा है रोना, ये बताने का, तो हम उसी को बताते हैं जो हमारी बात सुनता है। उसके आगे नहीं बोलते जो नहीं सुनता। तो इसी प्रकार से जब मुझे लगेगा कि बच्चे मुझे सुन रहे हैं, मुझसे सीख रहे हैं, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आप सभी के लिए कुछ ना कुछ करने का। ठीक भाई? तो भाई अगली बात सुनो। अब तत्सम की बात हो गई क्लियर, तद्भव समझ में आ गया। सिर्फ संस्कृत के शब्द नहीं है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, इन सभी भाषाओं के शब्द जब कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तो उन्हें हम तद्भव कहते हैं। सबसे पहले कौन सी भाषा आई थी? वैदिक संस्कृत। फिर कौन सी आई? लौकिक। फिर पाली बौद्ध धर्म की, प्राकृत जैन धर्म की। फिर उसके बाद अपभ्रंश जो कि बिगड़ा हुआ रूप था किसका? हिंदी का। देखो मैंने रूप बिल्कुल क्लियर लिखा है। र पर बड़े उ की मात्रा में बिल्कुल ध्यान रखती हूँ कि र पर छोटे उ की मात्रा आएगी या बड़े उ की मात्रा। फिर उसके बाद आई हिंदी। तो इन सब से निकल कर आई है भाई हिंदी। अपभ्रंश बिगड़ी हुई सी लैंग्वेज थी। देखो ऐसे लिखते थे, अपभ्रंश में तो बोलते थे मार्या और हिंदी में क्या बोलते हैं? मारा। तो ये थोड़ा बिगड़ा हुआ था। अपभ्रंश में बोलते हैं कंतु, हिंदी में बोलते हैं किंतु। अपभ्रंश में बोलते हैं लग्गा, हिंदी में बोलते हैं लगा। तो ये जो हमारी हिंदी है ये थोड़ी सुधरी हुई कही हमने, और अपभ्रंश को हमने कह दिया बिगड़ी हुई। इतनी बात क्लियर होगी भाई? वेरी गुड, क्लियर हो गई है, मुझे पता चला है। अच्छा जी, आ जाओ। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं और हम कैसे पहचान कर सकते हैं। अब यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे जो आपने, मुझे तो लगता नहीं किसी किताब में पढ़े होंगे, क्योंकि आप जो हिंदी के बारे में सिर्फ और सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं ना वो तो पढ़ेगा, बाकी को तो सब सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। हिंदी भी पढ़नी पड़ती है, इंग्लिश भी है, मैथ भी है, रीजनिंग भी है, जीके भी है, हरियाणा जीके भी है, बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती है। तो जो सब्जेक्ट का बंदा हो ना उसको तो नॉलेज होगी भाई इस चीज की, लेकिन अदर को नहीं पता होता। वही चीज आपको देंगे यहाँ पे। आप सुनो, अगर आपका कोई भी शब्द क्ष से, त्र से, ज्या से, इसे ज्या बोलते हैं, लेकिन आधुनिक हिंदी में हमें ज्ञ बोलने की इजाजत मिली हुई है। ज्ञ से ज्ञानी बोल सकते हैं। क्ष, त्र, ज्या, श्र से श्रमिक, षटकोण वाला श, और भाई ण हो गया, और री से ऋषि हो गया, री से ऋषि हो गया, या फिर भाई ये वाला अन हो गया, या फिर ये वाला न्य हो गया। ठीक भाई? और देखो री से ऋषि की मात्रा भी होती है इस प्रकार से, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, ये लिख दिया मैंने घृणा। ठीक भाई? अगर कोई भी शब्द जिसमें ये आगे पीछे दाएं कहीं भी आ जाए तो वो सारे संस्कृत के होंगे, बहुत सॉलिड ट्रिक। ठीक भाई? कहीं भी आ जाए वो, मान लो आपसे कक्षा वर्ड दिया है संस्कृत का है, त्रिशूल दिया है संस्कृत का है, घृणा है संस्कृत का है। ठीक भाई? संजय लिखा हुआ है इस प्रकार का न्य का प्रयोग करके, जैसे कि इस तरीके से लिखा हुआ है तो ये संस्कृत का है। शंकर लिखा हुआ है इसका प्रयोग करके इस प्रकार से, तो ये संस्कृत का है। श्रमिक संस्कृत का है, रण संस्कृत का है, कृष्ण संस्कृत का है। यानी कि जो भी इसमें जितने वर्ण लिखे हैं मैंने, किसी भी शब्द में आएंगे तो वो सारे के सारे संस्कृत के होंगे। है ना भाई? बिल्कुल सॉलिड हो जाएगी भाई एक बात याद। अच्छा भाई, अब इसकी एक बात वेरी इंपॉर्टेंट बता दूं,
जिस शब्द पर चांद बिंदु लगा होगा वो तद्भव होगा, क्योंकि संस्कृत में चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होता है। क्लियर भाई? जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखो गांव लिखा हुआ है, इसी प्रकार से अंधेरा, अंधेरा लिखा हुआ है, इसी प्रकार से चांद लिखा हुआ है, इसी प्रकार से आंख लिखा हुआ है। तो ये सारे के सारे शब्द कैसे होंगे? तद्भव होंगे। आ रही है बात समझ में? ठीक भाई, 2 पॉइंट हो गए भाई इनके। आ जाओ भाई, तीसरा पॉइंट अब मैं इसका आती हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 पॉइंट ये हो गए, तीसरा पॉइंट इसका, हमने यहाँ पर मैंने एक वीडियो बना रखी है र के विभिन्न रूप, बड़ी ही बेहतरीन वीडियो है, मैं सच्ची बताऊंगी आपको, आप उस वीडियो को जरूर देखें भाई। र के विभिन्न रूप, तो मैंने बताया भाई जो ये र होता है ना, र, इसके कई सारे रूप होते हैं। जैसे कि र जो ये लिखा मैंने, इसका एक तो रूप ये होता है भाई, जैसे कि मैंने लगा दिया इस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा क्रम, फिर एक र लगा दिया मैंने इस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल लिखा मैंने राष्ट्र, और एक र ये लगता है भाई ऊपर जिसे हम रैफ बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये लिख दिया मैंने धर्म। तो ये जितने भी र के रूप हैं, ये वाले र, ये तीनों जो र हैं, इस र की बात नहीं कर रही, ये र के रूप है, ये जो तीनों र हैं जिस भी शब्द में आ जाएंगे वो संस्कृत का होगा, हिंदी में इस र का, इन तीनों र का प्रयोग नहीं होता। क्लियर भाई बात? ये तीनों र, ये तीनों र, और देखो ये र होता है, ये री से ऋषि होता है। ठीक भाई, ये र होता है धर्म, और ये री घृणा। एग्जाम्पल एक और दे दूं मैं, कृपया, कृपया लिखते समय प पर पूरा पूरा प आता है, ना कि कृपया इस प्रकार से लिखा जाता है। ये गलत है, ये ठीक है, और सभी ने जो 10th क्लास में कृपया ऐसा ही लिखा है। वो जो 10वीं में नंबर कम आए ना आपके हिंदी में, ये कारण है, वो पता चला क्या कारण है आपको? तो कृपया लिखते समय पूरा प, तो देखो साउंड किसका है? क्री, री से ऋषि, ये रहा भाई, और ये है र, धर्म, कर्म, ये र है, ये री है, ये र है। तो मैंने इसके बारे में पूरी जानकारी बताई है भाई, र के विभिन्न रूप की वीडियो में, सिर्फ इन तीनों पे पूरा काम कर रखा वहां पे। क्लियर भाई? तो ये हो गए भाई हमारे अगला पॉइंट, कि जितने भी र आ जाए वो सारे क्या होंगे भाई? संस्कृत के शब्द होंगे, कोई सा भी इसमें प्रयोग हो जाए। अब यहां पर एक बात और बता दूं भाई, चौथा पॉइंट हो जाएगा भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ड के नीचे बिंदी और ढ के नीचे बिंदी, इनसे किसी शब्द का कहीं बीच में आ जाए या अंत में आ जाए तो वो सारे तद्भव होंगे। देखो भाई मेरी बात सुनो, एक तो ड होता है, ये ड है जैसे कि सड़क, और ये ड जैसे कि डर। मैं ड की बात नहीं कर रही हूं, मैं ड के नीचे बिंदी की बात कर रही हूं। इन्हें हम दोनों को, इन दोनों को हम कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन, ताड़नजात व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, फैक्य व्यंजन, इन दोनों के लिए हम बोलते हैं। ठीक भाई, तो ये दोनों जब भी किसी के शब्द के बीच में या अंत में आएंगे तो वो तद्भव ही होंगे, क्योंकि ये दोनों शब्दों की क्वालिटी होती है कि कभी भी किसी भी शब्द के शुरुआत में नहीं आते, किसी भी शब्द के शुरुआत में नहीं आएंगे। डर इस तरीके से लिखा जाएगा। अब इस ढ का एग्जाम्पल दूं, जैसे कि पढ़ना, ठीक भाई, या पढ़ाई, या चढ़ना, या चढ़, ये ढ है। अगर आप इस ढ की बात कर रहे हो तो ढ से ढक्कन लिखा जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई शब्द नहीं है जो इस ढ के नीचे बिंदी से स्टार्ट होगा। बात क्लियर हो रही है भाई? तो जो ये दो मैंने वर्ण बताए हैं, ड के नीचे बिंदी और ढ के नीचे बिंदी, इन दोनों से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है, और जिस भी शब्द के बीच में अंत में आते हैं वो कैसा होता है? तद्भव। बहुत ही सॉलिड ट्रिक है ये। बात समझ में आ गई भाई? यानी कि मैंने 4 पॉइंट बता दिया आपको। ये क्षत्र, ज्य, श्र, क्षण, री और न और न्य, ये आएंगे संस्कृत के। तीनों र संस्कृत के, चांद बिंदु तद्भव, और ये ड के नीचे बिंदी, ढ के नीचे बिंदी, ये हो जाएंगे भाई दोनों के दोनों तद्भव, जिसमें प्रयोग हो जाएंगे। अच्छा भाई, अब अगली बात देखो भाई, 2-3 पॉइंट और टॉपिक आपका कंप्लीट। अब अगली बात मैं आपको और बता देती हूं। अक्सर हमने देखा है कि संस्कृत में ना शलगम वाले श का प्रयोग होता है, तो अक्सर मैं बोल रही हूं, ठीक। तो
अक्सर शलगम वाले श से बने शब्द संस्कृत में आते हैं, जैसे कि श्वास, जैसे कि श्वसुर। और अक्सर हमने ये देखा है कि तद्भव वाले में किसका प्रयोग करते हैं? स का। क्योंकि हमें काफी, जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा ना, हम ये सारे पॉइंट लगा लेंगे तो हम 100% मैं आपको जवाब देती हूँ, 100% आप बता सकते हो तत्सम है, तद्भव है। अब स के लिए देखो, जैसे कि श्वास के लिए तो क्या होता है हमारे यहाँ पे? सांस, सांस, ठीक है भाई। और श्वसुर के लिए क्या है? ससुर। तो हिंदी में तद्भव में स का प्रयोग हो रहा है और संस्कृत में शलगम वाले श का। एक बात और, संस्कृत में व का प्रयोग अक्सर होता है और हिंदी में ब का प्रयोग अक्सर होता है। व का देखो, जैसे कि विवाह, विवाह, वधू। और ब का क्या होगा भाई? ब्याह और बहू। ठीक भाई। फिर मैं आपको एक बात और बता दूं, अक्सर हमने देखा है कि आधे अक्षर वाले जो शब्द होते हैं ना, आधे अक्षर वाले जो शब्द होते हैं वो किस में होते हैं भाई? संस्कृत में। आधे अक्षर वाले जो शब्द होते हैं वो किस में आएंगे भाई? संस्कृत में आएंगे। अक्सर ये भी हम लगा सकते हैं ट्रिक अपने। फिर जितने भी संस्कृत के उपसर्ग हैं, संस्कृत के जितने भी उपसर्ग हैं वो सारे शब्द तत्सम होंगे। जैसे कि संस्कृत के उपसर्ग हैं, अति है, अतिक्रमण हो गया, अभी है, अभिसार हो गया, या अव है, ठीक भाई, या आ है, या वी है, या निर है, या निस है। ये है संस्कृत के उपसर्ग। क्योंकि उपसर्ग प्रत्यय मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपको करवाऊंगी भाई मैं। तो ये संस्कृत के जितने भी उपसर्ग हैं उनसे जो भी शब्द शुरू होगा वो हो गए भाई संस्कृत के तत्सम। और जो हिंदी के उपसर्ग है, जैसे कि कु हो गया, हिंदी का उपसर्ग कुनी क हो गया, जैसे कि कपूत हो गया। और जैसे कि हिंदी का हो गया भाई एक अन हो गया, अनबन हो गया, या अनपढ़ हो गया, या ती हो गया, तिगुना हो गया, या दू हो गया, दुगना। ये सारे क्या है भाई? हिंदी के उपसर्ग हैं। तो हिंदी के जो उपसर्ग वाले शब्द होंगे वो सारे किस में आ जाएंगे? तत्सम में। संस्कृत के उपसर्ग वाले किस में आ जाएंगे भाई? तत्सम में। ठीक भाई। ऐसे हम प्रत्यय कर सकते हैं। जो संस्कृत वाले होंगे वो आ जाएंगे तत्सम में, जो हिंदी वाले होंगे वो आएंगे तद्भव में। ठीक भाई। अब मान लो आपके पास क्वेश्चन आ जाए। अब देखो, अब इतनी बात समझाने के बाद अब मैं आपको क्वेश्चन देती हूं, तो हम किस तरफ उसको आंसर में लेंगे। अब ये बड़ा पॉइंट है इंपॉर्टेंट, अब जरा मुझे आप बताना। ठीक भाई। यहां तक मैं कह सकती हूँ कि हमारा बस एक पॉइंट रहता है, उसके बाद टॉपिक हमारा रहता है जी कंप्लीट। ठीक जी। अब देखो, मान लो आपके पास शब्द है अक्षी। अक्षी शब्द है। अक्षी शब्द को आप तत्सम कहेंगे या तद्भव कहेंगे? आप जरा कमेंट में मुझे बताइए। अक्षी, तो अक्षी क्या हो जाएगा भाई? अक्षी हो जाएगा, क्ष आ गया तत्सम। फिर भाई मान लो आ जाए आपके पास आंख, ये आ गया भाई आंख। चंद्रबिंदु आ गया, चंद्रबिंदु आ गया तो भाई हो जाएगा तद्भव। अगर मान लो मैं कहूं आपको चक्षु, तो चक्षु में फिर क्ष आ गया तो किसका हो जाएगा भाई? आंख का हो जाएगा। अगर मैं कहूं आपको नेत्र, त्र आ गया, संस्कृत का हो जाएगा। अब अगर मैं आपको कहूं नयन शब्द, अब देखो भाई जो ये नयन मैंने लिख दिया, नयन शब्द जो है ना तो इसमें आधाक्षर, ठीक भाई, ना तो आधाक्षर, न क्षत्रज्ञ, न र आ रहा कोई सा भी, न चांद बिंदु है, तो हम कैसे बताएं कि ये तत्सम है या तद्भव है? उपसर्ग प्रत्यय का भी नहीं कुछ पता चल रहा है इसके अंदर हमें। तो क्या इस शब्द की संधि हो सकती है? हाँ, इसकी संधि होती है ने प्लस में अन। तो जिस शब्द की संधि हो सकती है वो किस में आ जाएगा भाई? तत्सम में। बेस्ट सॉलिड ट्रिक। कोई भी शब्द आ जाए जिसकी संधि की जा सकती है, जैसे कि मैंने आपको शब्द लिखा रामावतार। अब रामावतार में भी ना आधा है, ना पूरा है, ना कोई र के प्रकार है, ना यहाँ चांद बिंदु है, ना क्षत्रज्ञ कुछ भी नहीं है, ना उपसर्ग है, कुछ भी नहीं है। तो अगर राम अवतार की संधि हो सकती है, हाँ हो सकती है, राम प्लस में अवतार, तो ये तत्सम होगा, क्योंकि संधि सिर्फ और सिर्फ संस्कृत के शब्दों की ही की जाती है, उसी के नियम है। हिंदी की संधि के तो बस कुछ एक आधा बस एग्जाम्पल है, थोड़े बहुत ही, पर कोई हिंदी की संधि नहीं है किसी भी
ग्रामर की बुक में। तो संधि किसकी होती है? संधि हमेशा संस्कृत के शब्दों की होती है। तो जिस शब्द की संधि हो सकती है वो किस में आ जाएगा भाई? तत्सम में। मान लो दीपावली वर्ड आ गया भाई, दीपावली आ गया, तो इसकी में कोई दिखाई दे रहा ना आधा ना पूरा ना श ना कुछ भी नहीं लग रहा, लेकिन आप अगर इसका संधि जानते हो दीप प्लस में आवली, तो ये कौन सा शब्द हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा तत्सम शब्द। ऐसे ही शब्दालंकार आ गया, शब्दालंकार शब्द आ गया। हाँ भाई संधि हो सकती है, हो सकती है। क्या है भाई इसकी संधि? शब्द प्लस में अलंकार। हाँ भाई इसी प्रकार से कितने सारे जो हैं वो शब्द बनते हैं। मनोभिलाषा हो गया, मनहा प्लस में अभिलाषा, हाँ भाई संधि हो सकती है। हाँ जितने भी विसर्ग की बात होगी ना, विसर्ग की, वो भी किस में आएगी भाई? संस्कृत में। क्योंकि जैसे कि मान लो मैंने लिखा भाई तपोबल, तपोबल, इसमें भी कोई आधा पूरा नजर नहीं आ रहा, संधि करते हैं भाई। हाँ तपह प्लस में बल, तो ये क्या भाई? विसर्ग आ रहा है, तो संस्कृत के, यानी कि जिसकी भी हम संधि कर सकते हैं वो किस में आएगा? संस्कृत में आएगा। इतना बड़ा पॉइंट है, कोई किताब नहीं लिख रही इस चीज को, कोई किताब लिख नहीं रही इस चीज को, ये एब्जॉर्ब की गई है कि भाई संस्कृत की ही संधि होती है। जितने भी शब्द जिसकी संधि की जा सकती है वो क्या होंगे भाई? संस्कृत के होंगे। तो भाई ये है आपके लिए तत्सम और तद्भव। अब आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मुझे नहीं लगता कि आप उसका आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपको कितनी चीजें पता चल गई है। देखो अब एक बार रिपीट कर लेते हैं और क्लास को ऑफ करते हैं। जब तत्सम की बात होगी तो वो संस्कृत के हैं, श, त्र, ज्य, ऋ से ऋषि हो गया, ण हो गया, अन खाली होगा, न्या खाली हो गया, ये जितने भी खाली खाली है इनसे कोई शब्द जो है स्टार्टिंग नहीं होते, और ये सारे के सारे किस में आएंगे? संस्कृत में आएंगे। र के तीनों प्रकार। अच्छा एक बात और बताओ, अब मैंने शब्द लिख दिया भाई आपके पास, ये बताना जरा किसका है? लास्ट क्वेश्चन भाई, फिर उसके बाद ऑफ करते हैं क्लास को। आप ये बताओ भाई किस का आएगा? संस्कृत का आएगा या तद्भव है, तत्सम है? ये जरा इसका मेरे को अगर कमेंट में चाहिए भाई आंसर। तत्सम आएगा या तद्भव आएगा? बच्चा इसको देखते ही, र को देखते ही जी, र के तीनों प्रकार। अरे भाई ट्रक है ये, TRUCK, ट्रक विदेशज शब्द है। कहे तत्सम तद्भव में डाल दो, संस्कृत में ट्रक नहीं होता है कुछ भी, समझे? निकल के आओ थोड़ा सा बाहर। कहीं र देखा और ठीक है जी संस्कृत का। इसी प्रकार ड्रम दे दो, मान लो आपको ड्रम दे दे तो ड्रम, DRUM, ड्रम, ठीक भाई। तो इसीलिए ये किसका हो गया? विदेशज शब्द हो गया, ना कि संस्कृत का। तत्सम तद्भव में नहीं आएंगे। बात समझ में आई भाई? चंद्र बिंदु आ जाए तो तद्भव होगा, ड के नीचे बिंदी, ढ के नीचे बिंदी, उत्क्षिप्त व्यंजन आ जाए तो तद्भव होगा। अक्सर तद्भव में भाई हम शलगम सड़क वाले स का प्रयोग करते हैं और ब का प्रयोग करते हैं, ठीक भाई। आपको बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है ना वो हो जाता है कंप्लीट। और तत्सम तद्भव टॉपिक नहीं होता, टॉपिक क्या होता है? शब्द विचार, यानी कुछ बातें हमारी अभी रहती है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक भाई। आई होप आपको समझ में आया होगा, और थैंक यू भाई आप सभी के लिए, और आशा करती हूँ कि आपके पेपरों की तैयारी जो है वो बहुत अच्छी चल रही होगी और इसी तरह अच्छी ही चलती रहे। और फॉरेस्ट गार्ड वाले बच्चों को कहूँगी भाई मैं, आपकी तैयारी थोड़ी सी जो है वो ज़्यादा करवाई जाएगी हिंदी की, क्योंकि आपके पेपर में 40 नंबर की हिंदी आने वाली है। तो आप पढ़ते रहें, कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछते रहें, कमेंट करते रहें। और किसी को कोई दूसरा टॉपिक समझना हो या कोई वीडियो मैंने डाल रखी वो आपको ज़्यादा क्लियर नहीं हो जी मैडम इसको दोबारा समझा दो, तो वो भी मैं आपको समझा सकती हूँ। तो खुश रहे, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।